Hello, literature lovers. Welcome to Litwit Club. Hope you all are doing great. And today we will continue our series on LT grade. Okay, and today's topic is Ted Hughes Pro-Alites. ओके सो हमने इससे पहले भी कई टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। साथ में हमारा एलटी ग्रेड को लेके पूरा एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है जिसमें हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप उस टेस्ट सीरीज को भी जरूर से देखिएगा। साथ में हम 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर topic. So the very first question is कि Ted Hughes was famous as a children's writer, gothic writer, picaresque writer और mature writer. So Ted Hughes को उनके चिल्ड्रन वर्क्स के लिए, चिल्ड्रन राइटिंग के लिए भी जाना जाता था। ओके, नाउ व्हेन ही वाज बोर्न, टेड ह्यूग्स का जन्म कब हुआ? 1935 में, 1936 में, 1930 में या 1940 में? सो उनका जन्म 1930 में हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेड ह्यूज बिलीव्स टू बी among द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ। सो ये बेसिकली किस एज से बिलोंग करते हैं, किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 21st सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 18th सेंचुरी? सो ही बिलोंग्स फ्रॉम 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टेड ह्यूज सर्व्ड एज अ डैश फ्रॉम 1948। ठीक है, तो 1948 से वो क्या क्या सर्व कर रहे हैं? वेदर ही इज अ पोएट लॉरिएट, मिनिस्टर, जज और अ लीडर। सो वो एक पोएट लॉरिएट भी रहे हैं, याद रखिएगा। 1984 से वो पोएट लॉरिएट रहते हैं अपने डेथ तक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज कंपोज द पोएम क्रो अलाइव? सो इट इज टेड ह्यूज और सिल्विया प्लाथ या डब्ल्यू एच ऑडिन और आर्नल्ड। सो वो टेड ह्यूज ने लिखा है ये वर्क। नाउ द पोएम क्रो अलाइव was published in which year? 1975, 1979, 1962 or 1972? So it was written in 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who among the following was the spouse of टेड ह्यूज? ठीक है, तो टेड ह्यूज की स्पाउस मीन्स उनकी वाइफ कौन है? मैरी विल्सन, सिल्विया प्लाथ, एनेजेलिको और पामेला हांस। सो अगर आपको पता होगा तो जरूर पता होगा कि सिल्विया प्लाथ, जो कि एक पोएट भी हैं और एक नॉवलिस्ट भी हैं, वो टेड ह्यूज की वाइफ रही हैं और उन्होंने सुसाइड भी किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज पोएम क्रो अलाइट्स was published in textbook of biology, the wonderful visit, the food of the god, फेबर एंड फेबर? सो सबसे पहले वो फेबर एंड फेबर में पब्लिश हुआ था। नाउ ह्यूज क्रोअलाइट्स is a collection of character of crows from different mythology or both or only be? सो ये जो है कि बोथ, ये क्रो के कैरेक्टर की भी बात है उस पोएट्री में, और साथ में क्रो जो है माइथोलॉजी में क्या एक प्लेस रखता है उसकी भी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूजेस वाइफ सिल्विया प्लाथ वाज ब्रिटिश पोएटिस, अमेरिकन पोएटिस, कैनेडियन पोएटिस और आयरिश पोएटिस? सो ह्यूज की तरफ वो भी अमेरिकन पोएटिस थी। टेड ह्यूज composed his famous poem Crow Alive first after the death of his mother, wife, father or friend। तो जब सिल्विया प्लाथ की डेथ हो जाती है उसके बाद वो ये पोएम लिखते हैं।
The full title of the poem Crow Alights is Crow His Life, Crow from the Life and the Song of the Crow, Crow from the Life और Crow Songs of the Crow। तो इसका सही ऑप्शन है, सही करेक्ट आंसर है क्रो फ्रॉम लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। तो ये इसका फुल टाइटल है ये पोएट्री का। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम क्रो अलाइट्स इज अ मास्टरपीस ऑफ, यू नो ये टेड ह्यूज ने लिखा है तो उन्हीं का मास्टरपीस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इन टेड ह्यूज क्रो अलाइट द प्रोटागोनिस्ट इज अ मैन नेमली क्रो, मैन बिहेव्स एज अ क्रो, सिंपली अ क्रो और अ वुड कटर। तो बेसिकली उसमें जिस चीज की बात हो रही है वो एक क्रो है, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी ये पोएट्री लिखी है उन्होंने। तो सेंटर फिगर उस पोएट्री में क्रो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम क्रो अलाइट्स ह्यूज डिस्क्राइब्स ह्यूमन रिलेशनशिप, religious and moral assumptions, functions of consciousness in the natural world, or all of above। तो इसमें उन्होंने सभी चीजों की बात की कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स मॉडर्न एरा में चेंज हो रहे हैं, रिलीजन और मोरल्स को लेके जो हमारे एजम्पशंस हैं वो बिखर रहे हैं, साथ में जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो वर्ल्ड में कैसे हमको बैलेंस कर रहा है या एडजस्ट कर रहा है, इन सभी चीजों की वो बात करते हैं इस पोइट्री में। नाउ व्हेन डिड टेड ह्यूज डाई, whether in 1990, 1998, 1992, or 1997. So he died in 1998. In the line, the whole earth in its coil, what is described as having coils? The mountains, the sea, the clouds, or the stars? So द सी, उसमें एक लाइन है कि ये पूरे अर्थ को कॉइल किया हुआ है। तो जैसे अर्थ है उसके पूरे कह लो एक तरीके से वाटर है चारों तरफ, तो वही ये बता रहे कि अर्थ को उसने पूरा कॉइल करके रखा हुआ है सी ने, ऐसा वो कहते हैं। इन द पोएम द स्टार्स आर कंपेयर्ड टू बर्निंग टॉर्चेस, फ्यूमिंग फैक्ट्रीज, मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट और डायमंड्स इन द स्काई। सो ये स्टार की बात कर रहे हैं कि स्टार को उन्होंने इसमें किससे कंपेयर किया है, तो उन्होंने स्टार को मशरूम्स की तरह बताया जो कि नथिंग फॉरेस्ट के हैं, है ना, कहीं के नहीं है, मतलब नथिंग मतलब नथिंगनेस, नोवेयर, ठीक है, वहां पे वो मशरूम की तरह उनको दिखते हैं वो स्टार्स। इन द लाइन clouding their spores the virus of God, what does the poet metaphorically call the virus of God? ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे बोलते हैं, तो वो वायरस ऑफ गॉड किसको कहता है? द माउंटेन्स, द सीज, द स्टार्स और द विंड। सो ये स्टार्स को कहता है द वायरस ऑफ गॉड। सो what object does crow see when this in this line the rain sodden or laying on a moor, a torn shirt, a broken branch, a shoe with no sole or a hat? सो वहां पे वो एक शू देखता है जिसमें सोल नहीं है। द गार्बेज कैन crow see has its lid missing, bottom rusted away, slides smashed और टॉप ट्विस्टेड। ठीक है, तो पोएट्री में गार्बेज का भी जिक्र है जहां पे बॉटम में उसके उसका जो गार्बेज का जो बॉक्स है उसके बॉटम में रस्ट लग चुका है। Next question is the poem describes the garbage can as, so जो garbage can है उसको वो कैसे describe करता है पोएट्री में पोएट? As a home for insects, a playing place for the wind, or a cradle for birds, or a hiding place for animals. So वहां पे वो कहता है कि ये जो प्लेस है वो एक प्लेइंग प्लेस है, वो जो गार्बेज कैन है वो विंड के लिए प्लेइंग प्लेस जैसा है। द कोट अपीयर्स इन,
नाउ ये जो उसमें कोट का जिक्र है वो कहाँ पे अपीयर होता है? इन अ ब्राइट एटिक रूम, अ क्लोसेट नियर द किचन, a dark cupboard in the silent room in the silent house, or a hallway full of voices. तो वो जो कोट है वो आपको एक डार्क कबर्ड में मिलता है जो कि एक साइलेंट रूम में है और वो साइलेंट हाउस में है वो रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेस क्रो ऑब्जर्व्स इज डूइंग व्हाट। ठीक है ना, वो क्रो जो है वो एक फेस ऑब्जर्व करता है, जब वो देखता है तो वो क्या कर रहा है वो फेस, वो पर्सन सपोज वो सो रहा है, whether he is crying or smoking its cigarette between the dusk window and the fire embers or singing softly। तो वो पर्सन जो है वो स्मोक कर रहा है, बेसिकली वो पोएट की ही बात है, और वो डस्की विंडो और फायर एम्बर्स के बीच में बैठा हुआ है। After describing the feast, the poem mentions a knife, book, hand और lamp। उसके बाद वो और क्या देखता है क्रो, बेसिकली तो वो एक हैंड देखता है, हाथ देखता है। What action does crow perform twice at the end of the passage? ठीक है, तो जब पोएट्री वो एंड होती है तो उसमें दो बार एक चीज करता है, वो क्या है? Whether he cries, he laughs, he blinks और he flies away। क्रो क्या करता है लास्ट में? तो वो दो बारी ब्लिंक करते हैं। What does the poet describe as horrid mountains? So whether mountains crowded together, mountains with animals, mountains fenced by shepherds or hills covered in forest. So it simply shows कि माउंटेन्स जो है वो क्राउडेड है और साथ में है, इसीलिए उसको हर्ड कह रहा है, भीड़ का जो होता है ना, झुंड ऐसा कह लो। The mountains are described as sleeping, steaming in the morning, covered in fog और frozen and silent। सो ये डिस्क्राइब करता है कि वो जो है कि धूप ले रहा है मॉर्निंग में, ऐसा कुछ। द फ्रेज डार्क स्पाइन refers to माउंटेन्स, सी, स्काई और फॉरेस्ट। तो पोएट्री में एक जगह ये वर्ड यूज हुआ है डार्क स्पाइन, जो कि यूज हुआ है सी के लिए। According to the poem, the stars are fuming away into the dawn, a silver mist, black or the horizon। तो वो जो स्टार्स हैं वो कहाँ गायब हो रहे हैं या डिसअपियर हो रहे हैं? तो वो किसी ब्लैक डार्कनेस या नाइट में वो खत्म हो रहे हैं। The phrase mushrooms of the nothing forest describe the stars as explosions, vanishing spark, white flowers और ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो वो ये जो बता रहे हैं वो कैसा स्टार को कैसा देख रहे हैं पोएट, तो वो देख रहे हैं कि वो कैसे मशरूम की तरह बढ़ रहे हैं, स्टार्स को वो देखते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मशरूम्स ऑफ नथिंग फॉरेस्ट, वो मशरूम है जो कि उग रहे हैं। Crow reacts to the cosmic scene by singing, laughing, shivering और flying away। तो इन सब के बीच में क्रो जो है वो कैसे इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है और उस पे उसका क्या रिएक्शन रहता है, तो वो शिवर करता है, कांपता है इस चीज को देख के, ऐसा पोएट को लगता है। क्रो शिवर्स विद द कोल्ड ऑफ मॉर्निंग, हॉरर ऑफ क्रिएशन, साउंड ऑफ थंडर और फियर ऑफ द सी। किस चीज को देखकर वो फियर करता है? तो वो जो क्रिएशन है, क्रिएटर का जो क्रिएशन है उसके हॉरर को देखिए, जो कि हर एक चीज में आपको, ठीक है, वो उस वक्त पोएट जिस कह लो फील में है, उसमें उसको ये सब चीजें हॉरर लगती है, क्रिएशन की सभी चीजें। इन द हेलोजिनेशन ऑफ द हॉरर, क्रो सीज सू। ठीक है, नाउ जो ये उसको हॉरर का हेलोजिनेशन हो रहा है उसमें क्रो जो है वो सू को कैसे देखता है? अंडर अ बेड, हैंगिंग फ्रॉम अ वायर, with no soul,
रेन सोडेन और बर्निंग इन अ फायर। तो वो देखता है कि उस शू में सोल नहीं है और वो पूरी तरीके से भीगा हुआ है। वेयर इज द शू लाइंग? इन द फॉरेस्ट, इन अ मूर, ऑन अ रूफटॉप और इन द रिवर बेड। सो वो जो है वो एक ऑन अ मूर, मूर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गार्बेज कैन crow notices has its lid missing, the bottom rusted away, a fire burning inside, wind painted blue। तो ये जो गार्बेज केन था वो नीचे से उसमें क्या लग गया था, रस्ट। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो गार्बेज केन होते हैं, जो कूड़े के डब्बे होते हैं, अक्सर नीचे उसमें रस्ट लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गार्बेज कैन बिकम्स अ शेल्टर फॉर एनिमल्स, अ ड्रम फॉर चिल्ड्रन, अ प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड और द वाटर कंटेनर। तो वो एक प्लेइंग प्लेस बन जाता है विंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोट अपीयर्स इन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है एंड यू नो द आंसर, द डार्क कवर्ड इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the repetition silent room silent house emphasizes। ठीक है, जैसे इससे पिछले वाले लाइन में देखोगे आप कि द डार्क कबर्ड इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस। तो ये जो रिपीटिशन है साइलेंट वर्ड का, ठीक है, वो किस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है? वेल्थ, एम्प्टीनेस एंड स्टिलनेस, रिलीजियस डिवोशन और हॉन्टेड एटमॉस्फेयर। सो ये एम्फेसाइज कर रहा है बेसिकली, वो एम्प्टीनेस और स्टिलनेस को एम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट है कि द फेस क्रो सीज इज डिस्क्राइब्ड एज हिडन बिहाइंड कर्टन्स, sleeping in sunlight or smoking its cigarettes between the dusk window and the fire embers or painted with makeup। तो वो जो है कि सिगरेट पी रहा है डस्क की विंडो और फायर के बीच में। What two sources of light frame the face? ठीक है, तो लाइट, जो फ्रेम लाइट जो पड़ रहा है फेस के ऊपर जिससे कि वो दिख रहा है, वो दो सोर्सेस की लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। वो दो सोर्सेस क्या है? सन एंड मून, फायर एंड लैम्प, डस्क विंडो एंड फायर एम्बर्स और कैंडल एंड स्ट्रीट लाइट। तो वो है डस्क, डस्क की विंडो है जिसमें से थोड़ा सा रोशनी आ रही है, और फायर एम्बर है। What lies near the face in the poem? A book, a mirror, a motionless hand और a clock। तो हाथ पड़ा हुआ है पोएट का और उसके चेहरे पे वो रोशनी आ रही है, दिख रही है, और वो सिगरेट पी रहा है, ये चीज। नाउ व्हाट लाइज नियर द हैंड? हैंड के पास क्या है? अ बाउल, अ कप, अ लैम्प और अ नाइफ। तो वहां पे एक कप है, ठीक है, कप है और पोएट का हाथ पड़ा हुआ है और वो सिगरेट पी रहा है। ये इमेज एक वो दिखा रहे हैं, ये पूरा पोएट्री में दिख रहा है। Now, after seeing all these objects, Crow flies away instantly, sings a loud song, blinks twice और falls asleep। तो वो क्रो इन सब चीजों को देख के दो बार ब्लिंक करता है, आंखें अपनी झपकाता है। What happens to the scene when Crow blinks? Everything disappears, everything becomes brighter, nothing fades, everything moves। जब वो ऐसा क्रो करता है तो वो जो पूरा सीन जो भी डिस्क्रिप्शन में है पोइट्री के, क्या हो उसके साथ क्या होता है? तो वो कुछ नहीं होता है, नथिंग फेड्स, चीजें वैसी ही रहती हैं, कोई चीज बदलता नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसेज एंड्स विथ क्रो रनिंग अवे, destroying something, staring at the evidence और calling out loud। तो सिंपली हर एक चीज को स्टेयर कर रहा होता है, जितने भी एविडेंसेस, जितने भी चीजें वो देख रहा है, उन सभी चीज को ही बस वो स्टेयर कर रहा है, देख रहा है, दैट इज। सो ऐसे ही पोएट्री एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें टेलीग्राम पे डेली क्विजेस के लिए जरूर से ज्वाइन करिए, हमारे क्विजेस वहां पे चलेंगे। साथ में आप हमारे प्रैक्टिस सेट जो कि इस चैनल पे है, जो कि पूरे एलटी ग्रेड सिलेबस को कवर करता है, आप उसको भी जरूर से देखिए। साथ में हमारे चैनल को लाइक भी करिए।
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।